प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने और बिहार के सबसे ज्यादा पसंदीदा चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वन शॉट में चौथा चैप्टर, यानी इतिहास का चौथा चैप्टर। जो प्यारे बच्चों पिछले 1 से 3 तक चैप्टर नहीं देखे हैं वह जाकर आप लोग देख लेंगे, क्योंकि वह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह तो आपके भारत का राष्ट्रवाद है, आपको तो पढ़ना चाहिए। पहला चैप्टर में हम पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर हम पढ़े थे साम्यवाद या समाजवाद। और तीसरा चैप्टर पढ़े थे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। और चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। और सारा का सारा वन शॉट है। वन शॉट कहने का ही नहीं, ये काम का वन शॉट है। इसके अलावा आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा कर देख लेंगे तो आपको आएगा नहीं। इसके अलावा अगर आ भी रहा है इसके अलावा तो उसको आपको बनाना नहीं है। हम आपको 90% क्वेश्चन इसी से मिलाएंगे, यानी आपको बनाना 85% क्वेश्चन। सॉरी बच्चों, आप तो जानते हैं कोई भी क्वेश्चन चाहे एसएसटी का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, सबका आधा ही क्वेश्चन आपको बनाना है। इसमें पूर्ण रूप से क्वेश्चन किसी का नहीं बनाना। हम तो आपको 90% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी लेते हैं। आप एग्जाम देकर आएंगे तब भी देखेंगे मेरा वीडियो, अभी भी आप देखिए, दोनों को कंपेरिजन तुलना कीजिएगा, देखिएगा कि आपको कोई डाउट नहीं हो जाएगा। इससे भी ज्यादा दिक्कत है तो 24 का या 25 का जो भी क्वेश्चन लीजिए उससे आप मिलाकर देखिए। नहीं 10 नंबर से 9 क्वेश्चन नहीं मिल गया तो आप कहिएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, कोनो आप मिला लीजिए। और 1 to 1 सारा सब्जेक्ट का हम चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट बना दिया हूं। वह जो बच्चा नहीं देखे हैं तो वह जाकर देख लेंगे। और कृपया करके वीडियो अच्छा लगे, मेरा मेहनत आपको पसंद आवे तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें। प्राय देखते हैं कि वीडियो का व्यू 80 रहता है, 90 रहता है, 100 रहता है, 200 रहता है, लेकिन उसमें लाइक 10-5 रहता है। क्या लाइक करने से मेरे प्यारे बच्चों पैसा लगता है? नहीं लगता है। तो आप जरूर लाइक कर देंगे ताकि मुझे भी एनर्जी मिलता रहे कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं। आगे आइए और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रवाद। यह आपकी चौथी चैप्टर है। तीसरा चैप्टर तक 3 ही वीडियो में मैंने समाप्त कर चुका हूं। यह चौथा चैप्टर है और इसमें लिखा हुआ कि राष्ट्रवाद क्या है हम तो कई दिनों से पढ़ रहे हैं। तीनों वीडियो में हमने राष्ट्रवाद की परिभाषा बताया है, फिर से आप देख लीजिए। राष्ट्रवाद का अर्थ होता राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी अपने अंदर देश प्रेम की भावना का उजागर करना ही राष्ट्रभाव कहलाता है। यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें कोई व्यक्ति बिना अपना फायदा देखे अपने देश के प्रति सोचना शुरू कर दे या उसके अंदर देश के प्रति लगाव या उत्पन्न हो जाए तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी देश के प्रति प्रेम करना, देश के प्रति लगाव होना, देश के प्रति अच्छा सोचना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ गए? तो ये एक लाइन यहाँ भी लिखा हुआ है, स्टार दे के यह भी देख लीजिए। जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव को भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। बस सुंदर सी परवाह। जिस व्यक्ति में यह राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उसे हम राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। यह तो हम कई दिनों से बताते आ रहे हैं, तीनों वीडियो में बताए हैं, फिर से बता दिए। अब तो राष्ट्रवाद का परिभाषा आप कभी नहीं भूलेंगे। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवादी क्या है। आगे आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय का क्या कारण था। कोई भी चीज होने का कोई भी कारण होता है। आप 2 आदमी लड़ रहे हैं, 2 विद्यार्थी 2 बच्चे लड़ जाते हैं, उसका भी कोई कारण होगा। या तो वो आपको गाली दिया होगा, चाहे आप उसको गाली दिए होंगे, चाहे आपका कुछ कलम ले लिया होगा, चाहे उसका आप कलम ले लिए। मतलब कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, तभी कोई चीज घटना घटता है। तो यहां भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय की कारण क्या क्या है हम लोग बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से छोड़िए, भविष्य में भी आपको यह काम देगा।
कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण का वर्णन करें। यह क्वेश्चन यदि पूछेगा तो आपका 5 नंबर वाला सवाल पूछेगा, समझ गए। और राजनीतिक कारण का वर्णन करें तब 2 नंबर का पूछ सकता है, तब छोटा सा लिख दीजिएगा। लेकिन 5 नंबर में पूछेगा तो आप राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सब प्रकार से कारण आपको लिखना पड़ेगा, सामाजिक कारण। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण का अभाव हो, तथा संस्कृति एकीकरण का अभाव हो, उसे हम राष्ट्रवाद का वर्णन, उसे हम राष्ट्रवाद का कारण कहेंगे। यह देखिए, यह सब का अभाव हो, राजनीतिक का अभाव हो, तभी ना लोग के दिल में अपना क्या कहते हैं कि जागेगा कि हमारे देश में कुछ कमी है। समाज में किसान को कोई दिक्कत कर रहा हो, तभी लोग, समाज के लोग जो है सोचेगा कि हमको यह सब लोग जो है, मेरा जो सरकार है वह कष्ट कर रहा, तो तब उसके अंदर की भावना जगेगा, तब अपना देश के प्रति सोचने के लिए रहेगा, तभी राष्ट्रवाद हो, तब न राष्ट्रवाद जागा। तो यही देख 2 नंबर में पूछेगा तो आप इतना भी लिख सकते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारणों का वर्णन करें, तो हम कहेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय का निम्नलिखित कारण था। यह भी लिखकर आप यह सब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राजनीतिक कारण। देखिए, प्रमुख कारण में सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। इसको बढ़िया से देखेंगे, इसमें 3-4 चीज देखेंगे। एगो 1878, एगो 1879, और देखिए इसमें एक आर्म्स एक्ट भी आया था, इसमें नहीं लिखा गया है तो कोई दिक्कत। और 1506, देखिए एक आर्म्स एक्ट भी लाया गया था, तो इसमें आर्म्स एक्ट बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे आपको, समझ गए। इसमें दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10th के बच्चे हैं। अगर आगे आप फिर से आप इतिहास पढ़ेंगे 11th 12th में, आपको बेसिक से प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक पूरा पढ़ाया जाएगा, समझ गए। भारत का इतिहास आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़िए। देखिए क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण का वर्णन करें तो लिख दीजिएगा भारत में उदय का कारण निम्नलिखित है। ऐसे लिखते हुए लिखिएगा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के काल में राष्ट्रवाद की भावना को काफी आगे बढ़ रहा था, मतलब इस काल में लोगों को तंग कर रहा था ये लोग। जब इसका गौर सरकार था, अंग्रेज था इस समय, अपना भारत को गुलाम कौन कहने था? अंग्रेज था। तो ये लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के काल में राष्ट्रवाद की भावना काफी लोगों के प्रति जागा, और 1978 में क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया। कौन? लिटन ने, लॉर्ड लिटन। 1978 में कौन था सरकार में? गवर्नर जनरल कौन था? यही थे। कौन था? लॉर्ड लिटन। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया, और इस प्रेस के तहत, जिसके तहत भारतीय भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक लगा दिया। अब समझिए, ऐसे सरकार क्या करता है नहीं करता है, उसका सारा न्यूज सबको घर में पहुंच जाता था। लेकिन यह अंग्रेज सोचा यदि सारा न्यूज पहुंच जाएगा तो सारा भारतीय जग जाएगा, हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। इसलिए इन्होंने एक नियम कानून बना दिया कि 1878 ईस्वी में बना दिया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की भारतीय भाषा में कोई भी पत्र और पत्रिकाएं नहीं छपेगा, जबकि अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिका पर कोई रोक नहीं लगाया। इस बात को लेकर भारतीय लोगों में विरोध हो किया। जो भारतीय लोग विरोध करेगा कि नहीं करेगा? अब देखिए, अंग्रेजी पत्रिका पर नहीं मना किया, लेकिन और भारतीय भाषा में जो भी छप रहा, हिंदी, भोजपुरी, मगही, जो भी भाषा में छप रहा था, तो उसको क्या कम कर दिया? रोक दिया, और बाकी अंग्रेजी में छपने वाला भाषा को छोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा तो भारतीय जानता नहीं था, इसलिए सोच रहा था कि छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यही नहीं छोड़ा, राष्ट्रवाद की भावना जगेगा कि नहीं जगेगा? लोग को गुस्सा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? अब देखिए फिर क्या हुआ, 1779 ईस्वी में लिटन के द्वारा ही शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। देखिए कितना हरामीपना वाला काम किया। 1779 ईस्वी में लिटन के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया, जिसके तहत कहा गया कि अगर भारतीय लोग शस्त्र रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस बनाना होगा। उसको क्या बनाना होगा? लाइसेंस बनाना होगा। जबकि यहां जबकि 2 बार हो गया है, तो जबकि अंग्रेजों को ऐसा नियम नहीं था, जबकि अंग्रेजों के लिए बिना लाइसेंस के वह आर्म्स रख सकता था, ऐसा नियम। इस बात को लेकर जमकर विरोध किया और राष्ट्र भावना का विकास हुआ, समझ गए। इस बात इतना ही नहीं छोड़ा, 1905 में इन्होंने बंगाल को विभाजन कर दिया। सोचा हिंदू मुस्लिम में
विभाजन कर देंगे ना, तब क्या होगा, हिंदू मुस्लिम जैसे अलग अलग हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो दो चीज रहेगा छोटा छोटा, तो अपना हमको उसको प्रताड़ित करने में और उस पर राज करने में अच्छा होगा, समझ लीजिए। तब न लोग के देश लोगों में आराम से राष्ट्र भावना जग गया। यह सब देखकर ही लग रहा है गलत है कि भारतीय भाषा पर यह रोक लगा दिया, फिर आर्म्स एक्ट में कि भारतीय बंदूक नहीं रख सकता है, आर्म्स नहीं रख सकता है, लेकिन जो अंग्रेजी है वह बिना लाइसेंस के रख सकता है। यहाँ दिक्कत वाली ये बात हो गया। तो कोई भी इसमें किसी के भी दिल में यह होगा कि भाई यह लोग गलत कर रहा है, तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना जगा, समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण। इसका आर्थिक कारण क्या था, यह देखिए। अंग्रेजों ने भारत में उपनिवेश के आर्थिक नीति के अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को जमकर शोषण किया। यह आर्थिक नीति अपना लिया अंग्रेज लोग ने और भारतीय अर्थव्यवस्था को जमकर शोषण किया, जिससे भारतीय लोग काफी प्रभावित हुए। इससे कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गया। जैसा आर्थिक नीति लाया कि भारतीय उद्योग सारा ठप हो गया, छोटा छोटा उद्योग जो था ना सब बंद हो गया। देखिए आर्थिक कारण से, जिसके कारण लोग को दिल में राष्ट्रवाद की भावना जगा, आजाद करने के लिए सोचा, अंग्रेज को भगाने के लिए सोचा, यही होता है राष्ट्रवाद। तो देखिए आगे सामाजिक कारण भी था। देखो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को साथ काले गोरों का भी बोध किया। अंग्रेज लोग क्या करता था, समाज में जाता था, तू काला है, तू यह नहीं काम करेगा, हमरे साथ बैठेगा नहीं, ट्रेन में जाएगा तो तू जनरल बोगी में जाएगा, चाहे तो आप पैसे वाला ही क्यों न हो, चाहे मतलब काला गोरा का भेदभाव भी करता था अंग्रेज, समझ गए। तो लोग को दिल में गुस्सा आएगा कि अभी आपको कहेगा आप काला है, हमरे साथ नहीं बैठिएगा, नहीं पढ़िएगा, तो आप गुस्सा नहीं होइएगा, पक्का गुस्सा होइएगा। इसी प्रकार से इसमें देश भावना, देश के प्रति प्रेम जगा, तो उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, समझिए। और 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ दिया। 1857 विद्रोह में क्या हुआ था आप जानते हैं कि आर्म्स में गाय की चर्बी लगा दिया, जिसमें मंगल पांडे ने यह बात सुना तो देखिए हिंदू मुस्लिम तोड़ने का काम किया, समझ गए। यहाँ इसलिए विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, इस बारे में आप पढ़ेंगे आगे चल के। यहाँ बहुत छोटा चीज में आप लोग समझिए, 1857 के विद्रोह, सैनिक विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह था, समझ गए। उसके बाद लोगों के दिल में यह सब राष्ट्रवाद जागेगा कि नहीं जागेगा, 100% जागेगा। यहाँ तक भारत के लोगों को रेलगाड़ी में अंग्रेजों के साथ बैठने का इजाजत भी नहीं था। अंग्रेज अपराध करे तो मामूली दंड दिया जाता था, जबकि भारतीय लोग कोई अपराध करता तो कठोर दंड दिया रखिए, लोग के प्रति अथी नहीं होगा। देखिए वह जब अंग्रेज कोई मर्डर करेगा तो उसको 21 साल में बेल हो जाएगा, चाहे उसको जमानत हो जाएगा, उसको छोड़ देगा, चाहे उसको कोई सजा ही नहीं देगा, लेकिन भारतीय उसको करेगा तो उसको फांसी की सजा देगा। तो ये तो बात गलत है, सबके बराबर कानून होना चाहिए ना, जिस प्रकार से अभी है। अतः अंग्रेजी शासन व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय काफी नाराज थे। भारत के लोग के पास नौकरी के पद में उच्च नीच का भेदभाव किया जाता था, जिसमें भारत में बेरोजगारी की समस्या ज्यादा बढ़ गया। साथ ही साथ भारत में गरीबी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा को खूब प्रचार प्रसार कर रहा था और स्थानीय शिक्षा को दमन कर रहा था। तो लोग देखिए सामाजिक कारण भी कितना गंभीर है, समाज के प्रति वह कितना गलत चीज सोचता था, तो लोगों के प्रति अपना देश प्रेम की भावना नहीं जागेगा, पक्का जागेगा। और धार्मिक कारण क्या था यह भी देख लीजिए। अंग्रेजों ने हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को भड़काना और हमारी एकता को भंग करने के लिए सोचा। देखते हैं सिपाही विद्रोह में भी गाय की चर्बी लगा दिया, जिसको चूंकि मुसलमान लोग गाय को चर्बी को नहीं मानते हैं और हिंदू लोग जानते हैं गाय को देवता मानता है, जिसको आप उसको मुंह से खोलना पड़े तो दिक्कत है कि नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम को भंग करने का भी काम किया, तो धार्मिक कारण हो गया यह। तो देश में राष्ट्र भावना की जागेगा कि नहीं जागेगा, लोगों के अंदर जरूर जागेगा। आगे आइए, देखिए शॉर्ट में लिखा गया है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए, और भी कारण है, यह सब भी देख लीजिए। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेज जो साम्राज्यवाद था, अंग्रेजी सरकार जो था वह असंतोष था, इसके जो काम कर रहा था
वह असंतोष था। इसका आर्थिक कारण हम बता दिए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना, लोगों के अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कर रहा था और अपना जो स्थानीय भाषा था उसको कोई प्रचार नहीं कर सकता था। मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, साहित्य एवं समाचार पत्र का उदय हो गया था। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया, जिसमें कि हिंदी वाला स्थानीय भाषा में नहीं छपेगा, अंग्रेजी में छपेगा, तो राष्ट्रवाद लोग जगवे करेगा। समझ गए कि हमको यह गलत कर रहा है, आप यहाँ से भागिए, यहाँ आजादी दिलाइए मुझे, लोग कहवे करेगा। सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। समाज में जो बुराइयां चल रहा था, ऊंच नीच की भावना चला रहा था अंग्रेज, और आर्थिक सुधार का आंदोलन भी एक तरह का यह राष्ट्रवाद का उदय का कारण है। प्रजातियों विभेद, जो जातिवाद पर विभेद था, वह भी एक कारण बना। सरकार की प्रतिगामी नीतियां, सरकार की जो नीतियां था, जैसे आर्म्स एक्ट लाया है कि अंग्रेज लोग आर्म्स रखेगा तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है, भारतीय लोग आर्म्स रखेगा तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी है। यह देखिए प्रतिगामी नीति है कि नहीं है, एक ढंग का नीति रहना चाहिए। अंग्रेज कोई जुल्म करेगा तो उसको कम सजा होगा, भारतीय कोई जुल्म करेगा तो उसको अधिक सजा होगा। तो इस पर असंतोष व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ, लोग इस पर भड़केगा कि नहीं भड़केगा, जरूर भड़केगा। इस कारण से इन सभी कारणों से हमारे देश में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इतना बात याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। इसलिए पढ़ रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारा इंग्लैंड जो अपना गुलाम बनाया हुआ था, वह भी उसमें शामिल हो गया था। देखिए लिखा हुआ है ना नीचे, पहले देख लीजिए। मित्र राष्ट्र में कौन था? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, इटली, इंग्लैंड, यह सब था। और धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी। ऑस्ट्रेलिया जहां का राजा हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे मेटरनिक था, समझ गए। तो चांसलर जिसको कहते हैं वह था मेटरनिक। वो याद देखिए, यह दो गुट में बट गया था और पूरा विश्व में युद्ध हुआ था। तो कैसा युद्ध था ये थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग तो जान रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाले एक वैश्विक युद्ध था, मतलब पूरा विश्व में होने वाला युद्ध था। यह जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी माना जाता है। इसे महान युद्ध क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध बोला जाता है। और इस छोटा मोटा जो युद्ध हो रहा था ना, इस युद्ध होने से सारा छोटा मोटा युद्ध बंद हो गया था। जब इतना बड़ा युद्ध हो तो छोटा मोटा युद्ध बंद नहीं हो जाएगा, होना ही तय है। इस युद्ध में दुनिया भर के लगभग 37 देश भाग लिए थे, यह भी याद रखें। कौन? प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक हुआ वह युद्ध में, ठीक है। तो इस युद्ध में अनुमानित 9 करोड़ लड़ाकुओं को मौत हो गई, 9 करोड़ लोगों को मौत हो गया। समझिए, युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 1.3 करोड़ नागरिक की मृत्यु हो। देखिए 9 करोड़ लोगों को लड़ाकू मृत्यु हुआ और 1.3 करोड़ नागरिकों को भी मृत्यु हो गया। जबकि 1918 के स्पेनिश फ्लू महामारी में ने दुनिया भर में 1.7 से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गया। समझ गए, 1.2 करोड़, लगभग 2 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गया। महामारी फैल गया था स्पेनिश फ्लू के कारण, समझ गए, जिसमें कि यूरोप के अनुमानित 26.4 लाख मौतें और संयुक्त राज्य में 6.75 लाख स्पेनिश फ्लू में हुई। यह युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्र में यह सब देश था, धुरी राष्ट्र में यह सब देश था। आप देखिए मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, इटली, इंग्लैंड था। इंग्लैंड का ही अपना देश गुलाम था, तो मित्र राष्ट्र से ही भारत समझिए। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी था। यह थोड़ा सा जान लीजिए। इसका तत्कालिक कारण अगर जानना होगा ना, तो यहाँ होता था कि देखिए इंग्लैंड का एक राजकुमार था जिसमें उसका मौत हो गया था, इस कारण से इसका तत्कालिक कारण था, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसके बारे में आप आगे चलकर पढ़ेंगे, उतना ज्यादा यहाँ नहीं पढ़ना है। तो अगर पढ़ना भी है तो देखिए हम लिख भी दिए, आगे देखिए थोड़ा सा जो पढ़ना है उसको हम लिख दिए थे। क्या लिखे हैं? युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था यह देखिए। 28 जून 1914 को गैब्रिएलो प्रिंसिपल ने सराजोबे के ऑस्ट्रो हेंगरियन वारिस आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड्स की सर्बिया में हत्या हो गई। फर्डिनेंड्स
कि फर्डिनेंड की सर्बिया में हत्या हो गई, यही मुख्य कारण था। बस यही राजकुमार कहिए, फर्डिनेंड कहिए, इसका नाम था फर्डिनेंड, इसका सर्बिया में हत्या कर दी गई, जिससे जुलाई संकट पैदा हो गया, जिसमें जुलाई में संकट पैदा हो गया कि उसको उतना बड़ा आदमी को क्यों मार दिया गया। इस युद्ध के तत्कालिक कारण बना यही फर्डिनेंड के हत्या ही इसका तत्कालिक कारण बना। इसके उत्तर में ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने 29, इसके उत्तर में जब इसको हत्या कर दिया, इसके उत्तर देने के लिए, इसके जवाब देने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने 23 जुलाई को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी जारी कर दी और सर्बिया का उत्तर ऑस्ट्रेलियाई लोगों को संतुष्ट करने के विफल रहा और दोनों युद्ध स्तर पर चल गए और दोनों युद्ध करने स्टार्ट कर दिए। समझ गए, ऑस्ट्रेलिया लोग और सर्बिया। ठीक है, शुरुआत में अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में 1917 ईस्वी में अमेरिका ने भी इस युद्ध में शामिल हो गया। देखिए लास्ट में जाकर अमेरिका शामिल हुआ, शुरू में शामिल नहीं था, क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को पानी में डुबो दिया गया है। जर्मनी सोचा कि हमको मारने के लिए आ रहा है, काटने के लिए आ रहा है, तो यह क्या हुआ, जर्मनी का जो है लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया। इस कारण जहाज में लगभग 1153 लोग बैठे थे, जिसमें से 128 अमेरिकी लोग थे। जिसमें से कितना लोग थे, 128 अमेरिकी लोग थे, वह भी मर गया। समझ गए, देखिए 1153 लोग में 128 लोग अमेरिका लोग। इसी के बाद अमेरिका ने भी इस युद्ध में शामिल हो गया। जब 128 लोग की मौत हो गई अमेरिकी लोग को, तब उसी दिन से अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था। इतना याद रखेंगे। इसका क्या प्रभाव हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध पूरे विश्व में हुआ, क्यों हुआ, तत्कालिक कारण बता दिया। अमेरिका शामिल नहीं था, बाद में क्यों शामिल हुए, क्योंकि उसके जहाज पर लुसितानिया नामक जहाज पर जो उसके आदमी बैठल था, उसके यहाँ का 128, उसको मृत्यु होने के बाद शामिल हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत पर। जब यह युद्ध हो गया तो भारत पर तो कोई प्रभाव पड़ा होगा। तो देखिए कुल 8 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में लड़े, जिसमें से 4,77,046 सैनिक मारे गए। समझिए 8 लाख में 47,400, 4 लाख नहीं सॉरी बच्चों, 47,746 सैनिक, लगभग 50,000 सैनिक को मृत्यु का घाट उतारा गया। और तब पर भी अंग्रेज यह आजाद नहीं किया, जबकि अंग्रेज बोलता था कि आप सैनिक दीजिए महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी को सार्जेंट बना दिया। समझ गए, उसको नाइटहुड की उपाधि भी दे दिया गया। समझ गए, और इसलिए दिया गया कि यह सैनिक भर्ती कर दिया था, बहुत सैनिक भर्ती कर दिया था इंग्लैंड के लिए, यहां से लड़ने के लिए। समझ गए, देखिए 50,000 के लगभग 47,746 सैनिक मारे गए इस युद्ध में। 8 लाख भारतीय सैनिक भाग लिए थे और 65,000 घायल भी हुए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गया था, मतलब पूरा चरमरा गया था, समाप्त हो गया था। युद्ध लड़ने से तो उसमें गोला बारूद सब कुछ में सर खर्चा होता है, तो अर्थव्यवस्था तो चरमरा जाएगा ही। और क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने इस युद्ध में भारतीय सैनिक को भेजने के लिए अभियान भी चलाया था, क्योंकि अंग्रेज बोला था कि अगर यह युद्ध हम जीत जाएंगे तो आपको आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं। समझ गए, उल्टे कुछ काम करेगा। अभी देखिए हम आपको बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इस युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन में ब्रिटिश चिंतकों को भी चौंका दिया था। भारत के नेताओं को आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन खुश होकर अंग्रेज भारत को इनाम के रूप में स्वतंत्रता देंगे। देखिए यह लोग चाहता था, महात्मा गांधी और कांग्रेस के लोग चाहता था ब्रिटेन में हम लोग ब्रिटेन को हम समर्थन दे रहे हैं, अपना सैनिक भेज रहे हैं, तो जैसे ही युद्ध समाप्त होगा यह लोग इनाम के रूप में हमारा भारत को स्वतंत्र कर देगा, लेकिन कम से कम स्वशासन की अधिकार देंगे, लेकिन यह स्वशासन करने का भी अधिकार देंगे। लेकिन किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार जैसे घिनौने कृत्य से भारत के मुंह पर तमाचा मारा। समझिए कितना हानि किया। अंग्रेज कितना खतरनाक आदमी था। एक तो महात्मा गांधी को बहला फुसला को वह बोला कि आप सैनिक दीजिए, हम जीत जाएंगे तो आपको यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन यह सब ना करके उल्टे बहुत बड़ा बड़ा रोलेट एक्ट ला दिया। अभी हम बताएंगे रोलेट एक्ट क्या होता है। यह ना वकील ना दलील, कोई भी चीज गिरफ्तारी कर लेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना बहस कर सकते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा घिनौना काम कर दिया।
अब समझिए, इसको आजादी देना था, लेकिन यह आजादी छोड़िए और ज्यादा खतरनाक काम कर दिया। समझ गए, यही था भारत पर प्रभाव इस प्रथम विश्व युद्ध का। समझ गए, थोड़ा सा समझिए। अब हम लोग यही जो घिनौना काम क्या, रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह दोनों चीज हम लोग पढ़ेंगे। अब रोलेक्ट एक्ट क्या है, देखिए इतना बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है, आप समझने की कोशिश कीजिए। 21 मार्च 1919 को भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से कानून बनाया। देखिए भारत में तो राष्ट्रीयता का भावना जग गया था, उसमें सबको राष्ट्रवाद का भावना जग गया था कि कैसो भी हम अपना आजादी लेंगे, हम अपना आजादी लेकर रहेंगे। इसको कुचलने के लिए अंग्रेज लोग ने रोलेक्ट एक्ट लाया 21 मार्च 1919। समझ गए, एक रोलेक्ट एक्ट की घटना मार्च 1919 को घटा था, मतलब यह लाया था। बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी रोलेक्ट की मदद से, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी रोलेक्ट के मदद से एक कानून लाया। कौन कानून लाया? रोलेक्ट एक्ट। देखिए सिडनी रोलेक्ट नाम है और इसलिए वह रोलेक्ट एक्ट लाया, वो अपना नाम पर ही वो एक्ट लाया, जिससे शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोग को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था बिना कोई गुनाह किए, और जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम पर से जाना जाता था। शक भी हुआ तो उसको भारतीय को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता। ना उसको वकील रखना है, ना दलील देना है, कुछ नहीं देना है, बेल भी नहीं होगा, उसको जब मन होगा छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। इसमें अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर तरह तरह का अत्याचार किया तथा भोजन में बासी भोजन तथा गंदे नालियों का पानी पीने को मिलता था। इस एक्ट के तहत ना अपील, ना दलील, ना वकील, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था, जिसके कारण इसे काला कानून भी कहा जाता था। देखिए इसको कौन कानून कहा जाता था? काला कानून कहा जाता है, रोलेक्ट एक्ट। देखिए कितना घिनौना काम किया है। एक तो भारतीय कांग्रेस पार्टी और जो बड़े बड़े नेता थे वो महात्मा गांधी, ये इंग्लैंड को प्रथम विश्व युद्ध में मदद किया इसलिए कि मुझे आजादी देगा, लेकिन आजादी के खिलाफ या आजादी क्या देगा, आजादी छोड़िए, और इस पर ज्यादा प्रताड़ना ही करने लगा और नया नया कानून भी लाने लगा। और कानून क्या, काला कानून लाने लगा। इसमें शक के आधार पर गिरफ्तार करता था और वकील रखने का भी पावर नहीं था, न बहस करने की पावर था। समझ गए, यह कानून था। यह भारत के दो महान क्रांतिकारी, इसी कानून के तहत भारत के दो महान क्रांतिकारी जो निकले थे, डॉक्टर सतपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए ना, 21 मार्च को लागू किया, 10 से 20 दिन के बाद इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया तो ना उसको वकील रख सकता है, ना दलील दे सकता है, ना कोई बहस हो सकता है। अब जब मन होगा उसको छोड़ेगा तो लोग, लेकिन मना करेगा, ये तो बहुत बड़ा नेता है, तो लोग इसी के लिए एक धरना दिया था। इसी के लिए जलियांवाला हत्याकांड में इसको छुड़ाने के लिए, इसको जेल से छुड़ाने के लिए तथा अन्य आजादी के मुद्दे पर बात करने के लिए, एगो पंजाब के अमृतसर में क्या हुआ था, इन्होंने पंजाब के अमृतसर में, जहां जलियांवाला बाग है, वहां पर बैठक करेगा। समझ गए। लेकिन ये कि यहाँ रोलेक्ट एक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में है, और क्वेश्चन यदि पूछेगा तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं, तब हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड पर चलेंगे। इसी से संबंधित जलियांवाला बाग हत्याकांड है, क्योंकि इसको गिरफ्तार जब कर लिया था ना, इसको गिरफ्तार जब कर लिया तो लोग इकट्ठा हुआ था बात करने के लिए, हम लोग क्या करें जो वह जेल से छूटेगा। जलियांवाला बाग में मतलब फील्ड है एक तरह का, वह हम बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। समझिए, 21 मार्च 1919 को भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से रोलेक्ट एक्ट लाया है। निर्मित कानून था। बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी रोलेक्ट के मदद से इस कानून को लाया था, जिसमें शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था और जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम दिया जाता था। इस एक्ट के तहत ना अपील, ना दलील, ना वकील, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था, जिसके कारण इसे काला कानून भी कहा जाता था। इतना लिख देते हैं तो काफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर से लिखा हुआ है। आप नोट बनाकर बहुत अच्छा से 1-2 बार पढ़ेंगे, आप अपना दिल से लिख सकते हैं। समझ गए, इसमें कोई भी परेशानी
नहीं होगा। आप यदि पढ़ के लिखना जानते हैं तो बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। आगे हम जिसका इंतजार था, जब सब डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचली को गिरफ्तार कर लिया तो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ उसको छुड़ाने के लिए। तो वही यहाँ क्वेश्चन के भी रूप में लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, यदि पूछेगा तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है यह। और इससे पहले जो बताया हम आपको यह रोलेट एक्ट, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के दिन क्या हुआ, पंजाब के अमृतसर शहर के में घटा था। अमृतसर में यह है जलियांवाला बाग, समझ गए। तो रोलेट एक्ट भारत के दो महान क्रांति के, देखिए रोलेट एक्ट में क्या हुआ, रोलेट एक्ट में भारत के दो महान क्रांतिकारी, रोलेट एक्ट के तहत ही समझिए, भारत के दो महान क्रांतिकारी डॉक्टर सतपाल मलिक एवं सैफुद्दीन कुचली को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया था। अभी देखिए हम आपको बताए थे ना, यहाँ देखिए 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया था, उसी को छुड़ाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण पूरे देश में खलबली मच गया। बहुत बड़ा नेता था। इस बात को लेकर भारतीय जनता ने आपस में मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन कर रखा था, जिसमें 20,000 लोग व्यक्ति शामिल हुए थे। इस बाग में कितना व्यक्ति शामिल हुए थे, 20,000 व्यक्ति। लेकिन अचानक अंग्रेजों को प्रधान जनरल डायर ने अपनी सैनिकों को गोली चलाने के आदेश दे दिया। अब सुनिए, वह मैदान ऐसा था, ऐसे चारों बगल से बंद था, इसमें ऐसे या बीच में एक कुआं था, समझ गए, उस मैदान में, और एक गेट ऐसा था जिसमें 1-2 लोग ही जा सकता था। आप समझिए 20,000 लोग इसमें घुसा हुआ है, और ये आया तरातर चारों बगल से गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। तो कैसे गेट से निकलता, बहुत आदमी इस कुआं में कूद गया गोली से बचने के लिए। जितना कुआं में कूदा तो समझिए ऊपर से धड़ाधड़ लोग कुआं में कूदा, जो नीचा में है वह बचेगा नहीं बचेगा, सारा आदमी लगभग मर गया। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार यहां दिया गया है, जिसमें सरकारी गवाह के अनुसार 379 लोग व्यक्ति मारे गए लिखा हुआ, जबकि हजारों लोग मरा होगा। 20,000 में समरा लग रहा है 5-7 ऊपर लोग जरूर मृत्यु हुआ होगा, लेकिन इसमें 389 लोग को ही दर्शाया गया है। परंतु मारे जाने वाली संख्या हजारों की संख्या थी, लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या में कितना थी, हजारों की थी। कहा जाता है कि इस बाग में खून की नदियां बह गई थी। इसके बाद गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह वापस ले लिया। इसी के बाद महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन वापस कर लिया और अंग्रेजों को केसरी-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। अंग्रेज जो इतना कुकर्म किया, देखिए निहत्थे पर गोली चलाकर, वह तो शांति पूर्वक बैठक कर रहा था, लेकिन रोलेट एक्ट में नहीं नियम था कि एक जगह आप सभा नहीं कर सकते हैं, बैठ के 10 आदमी बात नहीं कर सकते हैं। ये तो 20,000 आदमी आ गया, इसलिए वही एक्ट के तहत इनको गोली चलाया और हजारों लोगों को मार दिया। जिसके कारण देखिए कुछ ही दिन के बाद, 9 दिन के बाद महात्मा गांधी ने वह अपना जो अंग्रेज के द्वारा दिया गया था केसरी-हिंद की उपाधि, वह सब वापस कर दिया। समझ गए, इतना बड़ा काम यह सब लोग किया। तो देखिए देश भाव में राष्ट्रवाद नहीं जागेगा, जागना ही जागना है। कितना गलत काम करता था अंग्रेज। अब हम लोग पढ़ेंगे महात्मा युग, यानी महात्मा गांधी युग के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा नहीं, यहाँ हम ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी से आएगा, इसलिए यहाँ से लेकर हम लोग आगे तक महात्मा गांधी के बारे में बहुत सुंदर से पहले पढ़ लेते हैं, तब इन्होंने द्वारा जो भी आंदोलन चलाया गया वह सब आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए। तो हम पढ़ते हैं पहले इनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1879, 69 सॉरी बच्चों, 79 नहीं कहा जा सकता है, 69 कहेंगे, 69-70 से एक कम। 2 अक्टूबर 1969 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। यह संपन्न परिवार से थे, ऐसा नहीं। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बाद में इसका नाम था मोहनदास, लेकिन बाद में अपना पिता का नाम भी जोड़ लिए, क्योंकि उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी ये राजकोट का दीवान था, यह कानून के नौकरी कर रहा था, ये संपन्न परिवार से था, समझिए, इसलिए अपना बेटा को वकील बनाना चाहता था।
वकालत करने के लिए इंग्लैंड गया। महात्मा गांधी वकालत करने के लिए कहाँ गया? इंग्लैंड गया और 1891 ईस्वी में भारत आए। और इंग्लैंड से जब पढ़ के 1891 ईस्वी में आए तो भारत आए और बम्बई के में वकालत किया। सर्वप्रथम क्या किया? अपना जो भारत का मुंबई है, जहां फिल्म क्या कहते हैं बनता है, वहां पर यह लोग आए। कौन लोग आए हैं? महात्मा गांधी आए वकालत करके इंग्लैंड से। अब हुआ कि 1893 ईस्वी में, देखिए 91 में भारत आए और 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चल गए और जहां उनके नस्ल के आधार पर भेदभाव किया और तथा दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने सफल प्रयोग किया। अब यहाँ थोड़ा सा कहानी अगर सुनना चाहते हैं तो हम आपको सुना सकते हैं कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका 1993 में गए, 1893 में गए तो उस वहां उनको नस्ल के आधार पर किस प्रकार के भेदभाव किया गया है वह सुनिए। जब 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां भी अंग्रेजी के शासन था, अंग्रेजों की शासन था। जैसे भारत में अंग्रेज का शासन था, वहां भी अंग्रेज का शासन था। वहां रेलगाड़ी पर महात्मा गांधी चल गए एसी वाला डब्बा में, जबकि कोई काले रंग का आदमी को एसी वाला डब्बा में चढ़ने का परमिशन नहीं था। और जबकि महात्मा गांधी ने क्या किया था, वो एसी का टिकट भी लिया था, तो चढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ही देर के बाद टीटी आया, गोरा टीटी, अंग्रेजी टीटी, वह बोला आपको किसने बोला इसमें चढ़ने? किसने बोले? ये तो अपने वकील थे पेशे से। तो इन्होंने बोले मैंने इसके लिए किराया अदा किया है इसलिए मैंने चढ़ा। तो वह बोला हम कुछ नहीं जानते हैं, इस कोच में सिर्फ और सिर्फ गोरे लोग को बैठने की जगह है, यानी अंग्रेज लोग बैठ सकता है। आप लोग पैसा दिए हैं तो भी या तो जनरल में जाइए, नहीं तो हम धक्का मार के निकाल देंगे। महात्मा गांधी को बोला लेकिन वह नहीं उतरा। लेकिन उसके बाद उसका बैग पकड़ के, उसको दो आदमी पकड़ के गार्ड के द्वारा स्टेशन पर धक्का मार करके उतार दिया गया। तो वहां भी एक केस लड़ा और महात्मा गांधी को अंग्रेज को हवा निकाल दिया था और यहीं से अंग्रेज को उसके बारे में भनक लग गया था कि महात्मा गांधी कोई आदमी है। समझ गए? तो इस नस्ल के आधार पर यानी रंग रूप के आधार पर यहाँ भेदभाव किया गया था, यही भेदभाव था। समझ गए? यह सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग यह इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, यह भी याद रखेंगे। सबसे पहला देखिए पढ़ के आया और 2 ही साल के बाद चल गया था दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो आप याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, अपना देश में नहीं किया था। इतना बात याद रखेंगे। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि गांधी काल क्या था। जैसे हम मेटरनिक काल पढ़े थे पहला चैप्टर में, उसी प्रकार से यह भी पढ़ लीजिए गांधी काल क्या है। देखिए 1919 ईस्वी से लेकर 1947 तक के काल को हम लोग गांधी काल के नाम से जाना जाता है। अब 1919 से 47 तक हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे जिसको गांधी काल कहते हैं। इस गांधी युग को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए अपना यहाँ 10वां में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ वो हम बताए हैं। राष्ट्रवाद उदय हुआ और उदय होने के कारण ही बीच ही में प्रथम विश्व युद्ध आ गया, तो वह बता दिए। वो प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद भी वह आजादी देश को देने का वादा किया था लेकिन नहीं दिया, कुछ गलत काम भी कर दिया, रोलेट एक्ट ला दिया, जलियांवाला हत्याकांड कर दिया। तो यही सब हुआ। तो महात्मा गांधी काल आप लोग पढ़ेंगे 1919 से 1947 तक। लगभग चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। विशेष कुछ पढ़ना नहीं है, और भी कुछ इसमें फैक्ट है वह भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सत्याग्रह क्या है, क्योंकि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। वह शब्द आया तो हम यहाँ पढ़ लेंगे सत्याग्रह क्या है। देखिए सत्याग्रह का मूल अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य को पकड़े रहना और उसके साथ अहिंसा के मानना, अन्यथा अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैर भाव न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है। मतलब ये आप नहीं समझे तो समझिए। सत्याग्रह का मतलब है कि जो अन्याय कर रहा है जैसे अंग्रेज, उसके प्रति हम मार काट नहीं करेंगे, उसको प्रेम से कहेंगे कि आप लोग गलत कर रहे हैं। मतलब अहिंसा पूर्वक, हिंसा नहीं करेंगे, आप यह काम गलत कर रहे हैं, इसको आप छोड़िए,
अब मान लीजिए वह मारता भी है तो महात्मा गांधी का मतलब था कि यह गाल में मारा तो यह गाल उसको दे देता था। समझ गए, मतलब प्रेम से यह देश को जीतना चाहता था, यह सत्याग्रह का मतलब हुआ। यह बात आप समझिए। आगे आइए, भारत की राजनीतिक में महात्मा गांधी का प्रवेश कब क्या उससे हुआ, यह थोड़ा सा भी जानिए। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसलिए आप बढ़िया से मन और तन लगाकर देखिए, तभी आपको बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। देखिए, महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत आए। देखिए, अफ्रीका चल गए थे 1893 में, उस समय से 1915 में भारत आए। अफ्रीका में बहुत दिन रहे हैं, समझ गए। और शुरुआत में गांधी जी अंग्रेजों जो सही मानते थे, शुरुआत में गांधी जी अंग्रेज को सही मानते थे, तब न सार्जेंट के उपाधि दिया, केसरी उपाधि दिया। इसलिए वहां प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने क्या भेजा था, अपना सैनिक भेजा था, भारतीय सैनिक। शुरुआत में गांधी जी अंग्रेज को बढ़िया मानते थे, इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी जी को 1915 ईस्वी में केसरी हिंद की उपाधि दिया। 1915 ईस्वी में जब यहाँ आए भारत, तो इनको केसरी हिंद की उपाधि दे दिया। और इसलिए ही दे दिया कि जानता था कि यह आ गया भारत दक्षिण अफ्रीका में, उतना जब दूसरे देश में रहते हुए उतना तांडव कर सकता है तो भारत में भी कुछ करेगा, इसलिए इसको फुलाने के लिए यह केसरी हिंद की उपाधि दे दिया। एवं 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया। महात्मा गांधी सबसे प्रथम क्या किया, वहां आया तो केसरी हिंद की उपाधि उसको अंग्रेज ने दिया और 1916 में अपना साबरमती का आश्रम का स्थापना किया। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले है, याद रखेंगे, एकदम VVI है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। कई एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे SSC हो, सिपाही हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, BPSC हो, कई एग्जाम में यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका बिहार बोर्ड के लिए तो मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI यह सवाल है। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम भारत को अच्छे तरह से जानने के उद्देश्य से गांधी जी को भारत भ्रमण के उद्देश्य, जब वो आया 1915 में, तो गोपाल कृष्ण गोखले यानी इनके गुरु जी बोले कि सर्वप्रथम तुम पूरे भारत घूमो, देखो कि भारत कैसा है, उसके बाद हम तोरा बताएंगे कि तोरा क्या करना है। गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों को सामने आया। सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस में है, वहां उसको उद्घाटन हो रहा था, सबसे पहले वही सभी लोगों के सामने में आया। उससे पहले कोई भी सार्वजनिक स्थान पर यह नहीं गए थे। भारत में, अमेरिका में तो गए थे, कितना क्या कहते हैं कि कोर्ट में भी केस लड़े उनको, जब भावना कार्यगोले का भावना देखकर जो ट्रेन से उतारा था, इसलिए। आगे देखिए, और अब हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। उतना अगर बेसिक बात महात्मा गांधी के बारे में आप सीख लें तो बहुत सुंदर बात है। और अब हम लोग चलेंगे खिलाफत आंदोलन। 1919 में ही महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया था, समझ गए, यह भी याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं तो लिखेंगे, इस आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा तुर्की के पराजय के बाद हुआ था। यह हुआ क्या था, खिलाफत आंदोलन कब, ब्रिटेन के द्वारा जो अपना देश को गुलाम करने था, अंग्रेज के द्वारा, यह जब कौन, ब्रिटेन के द्वारा तुर्की में पराजय हो गया ने, उसके बाद यह खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तुर्की को बुरी तरह से हार होने के बाद तुर्की का खलीफा पद और ओटोमन साम्राज्य विघटित हो गया। अंग्रेजों ने तुर्की के मुसलमान के साथ काफी अत्याचार भी किया। भारत के मुसलमान को भी डर सताने लगा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। इस बात को लेकर तुर्की के मुसलमान और भारतीय मुसलमान आपस में मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। इसमें महात्मा गांधी जी द्वारा हिंदू और मुसलमान की एकता को स्थापित करने का भी कार्य किया गया था। इस युद्ध में भी, इस आंदोलन भी महात्मा गांधी हिंदू और मुस्लिम को एकता स्थापित करने का काम किया गया था, क्योंकि वह तो अहिंसा का पुजारी थे, वह तो सत्याग्रह के पर चलने वाले व्यक्ति थे, समझ गए। यही था खिलाफत आंदोलन। आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर से समझ में आ जाएगा। आगे आइए, अब जो पढ़ेंगे यह है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन।
जब अंग्रेज नहीं माना तब इन्होंने चलाए थे असहयोग आंदोलन। यह 1920 से 1922 तक चला और चौरी चौरा कांड से यह समाप्त हो जाता है। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है सरकार को सहयोग नहीं करना है। बस इतना बात आप समझ गए हैं तो आपके क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे तो थोड़ा ज्यादा लिखिएगा, लघुत्तरीय में पूछे तो थोड़ा 2 लाइन 4 लाइन लिखिएगा। समझ गए? यहाँ लिखा हुआ असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। कैसे? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आई है। यह सवाल कई बार पूछा गया है, थोड़ा देखिए कितना आसान है। हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था, ना कि सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन नहीं था, ये जनता का आंदोलन था। इस आंदोलन का शुरुआत अगस्त 1920 में हुआ था। यह देखिएगा, अगस्त 1920 में हुई और अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं अहम भागीदारी रही थी। इसमें ऐसा नहीं है कि अगस्त 1920 में जो चालू किया गया था वह सहयोग आंदोलन, इसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला सब भाग लिया था, इसीलिए इसे हम जन आंदोलन कहते हैं। समझ गए? पूरा जनता का आंदोलन था। इसमें अंग्रेजों सरकार की ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया गया तथा महिलाओं के द्वारा जगह जगह पर धरना देकर शराब की दुकानें बंद करा दिया गया। इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वकालत करना छोड़ दिया। इसी में मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और चित्तरंजन दास दोनों वकालत करना छोड़ दिया। इस आंदोलन में कहा गया कि विदेशी वस्तु में आग लगा दो। इस आंदोलन में क्या कहा जाता था? असहयोग करो, विदेशी वस्तु खरीदने नहीं करो, स्वदेशी वस्तु को अपनाओ, तब में भारतीय लोगों में आर्थिक स्थिति सुधार होगा। भारतीय जनता ने सरकारी कॉलेज और विद्यालय का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। युवाओं के द्वारा रेल के पटरी उखाड़ दी गई और बैंकों में ताला मार दिया गया। इस आंदोलन में छुआछूत की भावना का अंत कर दिया। इस आंदोलन ने क्या किया? छुआछूत की भावना भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया, परंतु चौरी चौरा हत्याकांड की घटना को ही कारण 22 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। हम थोड़ा सा आप सुनिए, अगर महात्मा गांधी ने 22 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड में यह वापस नहीं लेता तो जनता इतना उग्र हो गया था, उसी दिन मेरा देश आजाद हो जाता। समझिए, 1947 का इंतजार नहीं करता। लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसक रूप से बोला था आंदोलन करने के लिए, लेकिन लोगों ने क्या किया? चौरी चौरा कांड में, यह यूपी का एक जगह है, वहां पर हम बताएंगे चौरी चौरा कांड क्या है, वह भी आगे लिखे हुए हैं। तो उसमें हुआ क्या था? एक पुलिस थाना को घेर कर पूरा पुलिस को जला दिया था, पूरा पुलिस थाना को। इसीलिए महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस कर लिया, जिसके कारण रुक गए आजादी होने से, नहीं तो इसी दिन आजादी मिल जाता। लोग इतना उग्र हो गया था, समझ लीजिए। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि कोई अहिंसक हो, समझ गए, इसलिए ऐसा होता था। देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण और इसके प्रभाव को लिखें कहेगा तो बस लिख देना है 3-4 प्रभाव। आप 1-2 नंबर या क करके आप लिख सकते हैं, समझ गए। इसका कारण था खिलाफत का मुद्दा, इसका कारण था खिलाफत आंदोलन, बता चुके हैं। पंजाब में सरकार की बर्बरता के विरुद्ध न्याय, पंजाब में सरकार जो है यहाँ भारतीय लोगों को बर्बरता के न्याय के विरुद्ध था, मतलब भारतीय लोगों को ज्यादा सजा देता था और अंग्रेज जब कोई गुनाह करता था उसको कम सजा देता था। इसके कारण यह आंदोलन हुआ। स्वराज की प्राप्ति करना था, मतलब देश को आजाद करना था, इसलिए यह आंदोलन हुआ। और इसका क्या प्रभाव पड़ा? सरकारी कॉलेज और विद्यालयों को बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तु में आग लगा दी गई और स्वदेशी वस्तु अपनाया गया। विदेशी न्यायालय में के स्थान पर पंचों को फैसला मानने लगा। विदेशी जो न्यायालय था उसको छोड़कर लोग पंच बना लिया, उसको फैसला मानने लगा। सरकारी नौकरी को बहिष्कार करने लगा। चरखा और खादी का लोकप्रिय बना, चरखा इसी समय में लोकप्रिय हो गया। उपाधियों का सब लोग बहिष्कार करने लगा। अंग्रेज जो उपाधि देता था वह उपाधि भी लेना नहीं चाहता था लोग, समझ गए। इतना चीज हुआ वह सहयोग आंदोलन से। आगे हम लोग आएंगे कि हम बताए थे आपको, हम बताएंगे चौरी चौरा हत्याकांड। अगर यह
कांड नहीं होता, या अगर इस कांड को होने से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी नहीं रोकते, तो हम कहते हैं इसी दिन भारत आजाद हो जाता। लोग उग्र हो गया था एकदम। आप पढ़ेंगे आगे चल के, यहाँ तो हम बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं, लेकिन आगे चल के अगर आप पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यूपीएससी कीजिए, बीपीएससी कीजिए, कोई भी सिविल सर्विस कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा से भारतीय इतिहास 3 खंडों में बांटकर आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए चौरी चौरा हत्याकांड क्या है समझते हैं, या आपको लिखना होगा। तो देखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के देवरिया जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था यह घटना, समझ गए, जिसका मुख्य कारण खाद्यान्न वस्तु के दाम में वृद्धि तथा जगह जगह शराब दुकान खोलने को खिलाफ था। इसमें लोग क्या हुआ, सड़क पर उतर गया और बोला शराब की दुकान बंद करो और दाम जो बढ़ रहा है वस्तु का उसका कम करो। राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दिया। अब बहुत सारा लोग धरना दे रहा था और पुलिस फायरिंग कर दिया। अब जब पुलिस फायरिंग कर दिया तो पुलिस फायरिंग के विरोध में थाना पर हमला कर दिया सब लोग, जिसके हमला करके 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया, और जिसे चौरी चौरा हत्याकांड का। जैसे पुलिस फायरिंग किया उतना भीड़ पर, तो फायरिंग जैसे ही किया लोग को गुस्सा और आसमान पर चल गया। वह सभी पुलिसकर्मी को दबार कर ताला लगा लिया, लेकिन वह क्या किया, आम जनता पूरा पेट्रोल छीट के उसको जला दिया। पूरे पुलिस से थाना को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी का मृत्यु हो गया। इसी कांड के लेकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस कर लिया, नहीं तो उसी दिन आजाद हो जाता। इतना लोग गुस्साए हुए थे, समझ जाएंगे। आगे आइए, अब हम दूसरा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया वह पढ़ेंगे, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसलिए देते हैं, आप समझिए टॉपिक भी कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब वह टॉपिक पढ़िए चाहे क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में वहां लिखना है। तो अभी आप प्यारे बच्चे हैं, आप कोई सिविल सर्विस का भी एग्जाम नहीं देंगे, इसलिए आप बच्चे की तरह पढ़िए और वहां जाकर आसानी से तोड़ के आ जाइए, टॉप करके आ जाइए। यहां अधूरा ही क्वेश्चन बनाना है, अगर जितना क्वेश्चन दिया रहता है उसका आधा ही बनाना है, समझ गए। इसलिए आप दिल थाम के पढ़िए और सुंदर से पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए। हम आपको कम समय देकर आपको अधिक मटेरियल देते हैं, समझ गए। इसलिए आराम से अपने दोस्तों के बीच भी शेयर क्या कीजिए, समझ गए। तो देखिए इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यह भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी का भी समर्थन था। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था तो महात्मा गांधी नहीं थे, इसमें महात्मा गांधी भी थे। यह जन आंदोलन में से एक है। यह जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी जो है, यह इसके पहले जो आंदोलन आपको बताए थे असहयोग आंदोलन, यह जन आंदोलन था, तो इसको भी आप एक तरह का जन आंदोलन कहेंगे। यह 1929 ईस्वी तक चला। यह कब तक चला, 1929 ईस्वी तक चला। और तक चला कहा गया 1929 ईस्वी तक भारत के ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा या नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। देखिए आपको यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस में कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की, तो 1929 ईस्वी में, समझ गए। इसका लक्ष्य भारत के पूर्ण स्वाधीनता आजादी चाहिए था, प्राप्त करना था। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज द्वारा बनाए गए कानून को भंग करना। समझ लीजिए यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ना कि कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। यहां लिखा हुआ है, जरूर तो कांग्रेस में सहयोग था। भले महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वह तो मेरे भारत देश का ही एक राजनीतिक दल था, समझ गए। भारत देश के भलाई के लिए ही बनाया गया था, इसलिए
वह कहा जाता है उनके द्वारा चलाया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सविनय आज्ञा। तो अगर 2 नंबर में पूछा जाता है ना तो आप बस इतना भी लिख दीजिएगा चलेगा। ये सविनय आज्ञा के अंदर महात्मा गांधी, देखिए सविनय आज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सविनय मतलब निवेदन पूर्वक हम आपका आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, यही होता है। मतलब जो कानून बनाता है अंग्रेज, महात्मा गांधी ने बोला कि हम प्रेम पूर्वक आप जो भी कानून बनाएंगे उसको हम पालन नहीं करेंगे, यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए इतना 2 नंबर में लिख दीजिएगा। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए, मतलब कौन मांग पर, यही सब मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। मतलब कब आया, 1930 ईस्वी में आया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों द्वारा चलाए गए कानून को भंग करना था। तो आप यह इतना नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन यह लिख दीजिएगा महात्मा गांधी के द्वारा यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1929 को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना, भंग करना, उसका कानून को नहीं मानना। यह था इस आंदोलन का उद्देश्य। समझ गए? तो आप समझिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, क्यों यह आंदोलन हुआ। तो सबसे पहला कारण था यह साइमन कमीशन ला लिया था अंग्रेज, जिसको बहुत खतरनाक था। नेहरू रिपोर्ट दिया था, उसको भी वह नहीं माना था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव था, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव था, पूर्ण स्वराज की मांग में वह लोग बाधा डाल रहा था, गांधी की समझौतावादी रुख थी, क्रांतिकारी आंदोलन का अभाव था। समझ गए? अब उभार था, इस कारण से यह आंदोलन हुआ। समझ गए? आगे आइए, साइमन कमीशन क्या है। देखिए हम लिखे हैं ना साइमन कमीशन क्या है, तो साइमन कमीशन आया, उसको विरोध करेगा सविनय आज्ञा के द्वारा। तो यह क्या है, यह समझिए। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में, देखिए सविनय आज्ञा आंदोलन से पहले होगा तब ने ये सब लोग लागू किया है। 1927 में ला लिया साइमन कमीशन, जिसका कारण बना हुआ। समझ गए? सविनय आज्ञा आंदोलन लाया कि यह कानून गलत है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो भारत 1927 में भारत में संविधान सुधारों के आधार के लिए अध्ययन के लिए, संविधान के सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन को रखा गया था। समझिए अंग्रेज भी इसका अध्ययन अंग्रेज इसका अध्यक्ष था, जबकि संविधान बनना है भारत को, अंग्रेज है इसका अध्यक्ष। समझ गए? भारत में मुंबई क्षेत्र में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया था। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन को वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं पर मुंबई में भारतीय क्रांतिकारी ने क्या किया, बताया कि साइमन कमीशन वापस जाओ और जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग भी भाग लिया। इसमें साइमन कमीशन के विरोध करने में मुस्लिम लीग भी भाग लिया। इसमें कुछ सदस्य अंग्रेजों थे, एक भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे सफेद कमीशन भी कहा जाता था। एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे सफेद कमीशन कहा जाता था। किसका? साइमन कमीशन का। आप देखिए साइमन कमीशन, अंग्रेज बोला हम आपको लाते हैं, वह आपके लिए संविधान बनाएगा, कानून बनाएगा, लेकिन उसमें एक भी भारतीय आदमी नहीं था, एक भी सदस्य नहीं था, इसलिए उसे सफेद कमीशन भी कहा जाता है साइमन कमीशन को। तो इस बात को लेकर भारतीय जनता में विरोध किया तथा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन को वापस जाओ को नारा लगाया, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी से पीटकर हत्या कर दिया गया था। आप समझिए साइमन कमीशन के विरोध कर रहा था लाला लाजपत राय, और जिसको विरोध करने के एवज में उनको लाठी से पीट कर अंग्रेज लोग उसको मार दिया था, हत्या कर दिया था। कितना खत्म लोग था। आप समझिए लोग विरोध नहीं करेगा। भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन लाया और उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो कैसे होगा? आप समझिए कैसे सही कानून बनाएगा? वो तो अपना हित में कानून बना था। समझ गए? इसीलिए यह साइमन कमीशन के खिलाफ और सब क्या आंदोलन चलाया महात्मा गांधी? और सविनय अवज्ञा आंदोलन
चलाया। हम जल्दी जल्दी बोलते हैं इसलिए थोड़ा सा आप देखिए नेहरू रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए, नेहरू रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। देखिए नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं तो बहुत सुंदर से लिखिएगा। नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार का संविधान था। नेहरू रिपोर्ट क्या था? एक प्रकार का संविधान था। जब इसका लोग साइमन कमीशन का विरोध करने लगा तो अंग्रेज बोला आप ही बना के दे दीजिए संविधान, हम उसको मान लेंगे। अब क्या हुआ, इसमें नेहरू रिपोर्ट रूप बना के दिया, नेहरू अपना लिख के दिया उसको, उसी को हम लोग कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो यह संविधान एक तरह का संविधान था जिस समय साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, उस समय भारत के सचिव लॉर्ड बिरकन हेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दी डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदाय के आपसी सहमति से एक संविधान का प्रारूप तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूति पूर्वक ढंग से विचार कर सकती है। जो हम बताए शुरू में वह सुनिए। यह देखिए साइमन कमीशन का जो विरोध किया ना हम लोग, तो अंग्रेज बोला कि आप ही सब लोग को सहमति से एक संविधान बना लीजिए, हम उस पर विचार करेंगे, वही लागू कर देंगे। देखिए नेहरू रिपोर्ट वही था। भारतीय संविधान नेताओं के इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया एवं औपनिवेशिक राज्य की मांग की गई। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया, जिसे 8 सूत्री मांग को रखा गया था। इसमें 8 सूत्री मांग को रखा गया था और नेहरू रिपोर्ट बोला बनाने के लिए कांग्रेस को, या कांग्रेस के सदस्य था लेकिन बनाया, लेकिन उसको भी अंग्रेज नहीं माना। समझ गए? आगे पढ़ेंगे आर्थिक संकट क्या है और महामंदी से आप क्या समझते हैं। महामंदी कहिए चाहे आर्थिक संकट कहिए, दोनों बात बराबर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन लिए हैं सब इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला ही है। यह चैप्टर आपको तीनों चैप्टर से लंबा है क्योंकि यह चैप्टर भारत का राष्ट्रवाद है, समझ गए, इसलिए थोड़ा सा तो लंबा होगा ही, इसलिए आपको घबराना नहीं है। थोड़ा सा देखिए वन शॉट जब कर रहे हैं तो इसमें छोड़ने का बात थोड़े आएगा, छोड़ देंगे तो फिर वन शॉट क्या हो गया, वन शॉट होगा नहीं होगा, इसलिए हम लोग वन शॉट देखेंगे तो वन शॉट देखेंगे, भला 1 घंटा हो गया लेकिन पूरा देखेंगे, समझ गए। तो आगे देखेंगे हम लोग। आप लोग खा पी कर वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि फालतू चीज आपको बताए। यह चैप्टर आपको 10वीं क्लास में सब यूट्यूब पर बताएगा, लेकिन मैंने आपको निश्चय और प्रण लिया है कि 1 क्लास में तो 1 क्लास में। देखिए कहते हैं अर्थतंत्र से उत्पन्न यह प्रणाली जो कृषि उद्योग व्यापार के विकास को रोक दे उसे आर्थिक संकट कहते हैं। कितना सुंदर से लिखा गया। अर्थतंत्र मतलब रुपया जो चलने वाला तंत्र है, उत्पन्न होने वाली प्रणाली जो कृषि क्षेत्र, कृषि उद्योग व्यापार के विकास को रोक दे, कृषि को विकास को रोक दे और व्यापार उद्योग के विकास को रोक दे, उसे हम आर्थिक संकट कहते हैं। आर्थिक संकट की शुरुआत 1925 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, जिसमें सबसे बुरा परिणाम अमेरिका को झेलना पड़ा था क्योंकि इस समय भयंकर बाढ़ के कारण, बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ भी आया था अमेरिका में 1925 में। भारत में इस आर्थिक मंदी के असर 1930 में पड़ा। भारत में कब पड़ा? 1929 में पड़ा। अमेरिका में पड़ा 25 में, तो धीरे धीरे भारत पर भी इसका असर पड़ा, जिसका मुख्य कारण था अंग्रेजों ने भारत में से धन का निष्कासन बंद कर नहीं किया था। भारत ने भारत से धन का निष्कासन करना मतलब भेजना बंद नहीं किया था। यहाँ से बहुत सा धन यहाँ इंग्लैंड भेजता था, जिसमें फसल की पैदावार में भारी कमी हुई, जिसके कारण वस्तुओं का दाम में बेतहाशा वृद्धि के कारण हो गया। कल कारखाने बंद हो गया, बहुत सा कल कारखाना भी बंद हो गया। तो आर्थिक मंदन आना तो स्वाभाविक है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे, बहुत सुंदर से समझ में आ जाएगा।
आइए हम लोग एक और पढ़ते, काकोरी कांड से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और VVI। देखिए 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। सरकारी खजाना को क्या किया गया था, लूट लिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेना की एक ऐतिहासिक घटना थी। ब्रिटिश सरकार के ही खजाना यहाँ हथियार खरीदने के लिए लूट लेना ही काकोरी काकोरी कांड था। हत्या नहीं, काकोरी कांड था, जो कि काकोरी स्टेशन पर घटित हुआ था। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल, जर्मनी से के बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। इस पिस्तौल को की विशेषता यह थी कि इसमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। इसमें भारत के 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया गया, जिसका नाम क्रमशः राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, राज रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां था। देखिए यह चारों को फांसी की सजा दे दिया गया था, जबकि अपना भारत को आजादी दिलाने के लिए लूटा गया था। तो देखो हम लोग तो अभी इसको क्या कहते हैं, क्रांतिकारी कहते थे, देशभक्त कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को। लेकिन उस समय जब यह लूटा वहां स्टेशन काकोरी स्टेशन पर, तो उस समय अंग्रेज लोग इसको तो आतंकवादी कहते थे, चोर चिल्लर कहते थे। इस चोर चिल्लर कहकर चारों बेचारा अपना देश के लिए जान गवा बैठा। समझ गए, याद रखेंगे काकोरी हत्याकांड क्या है। पूर्ण स्वराज क्या है, यह भी आप देख लीजिए बहुत सुंदर से। पूर्ण स्वराज 1923 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 1923 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली। गांव तथा कस्बे में सभाएं आयोजित की गई, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया तथा तिरंगा झंडा फहराया गया। मतलब पूर्ण स्वराज कहने का मतलब अंग्रेज आजादी नहीं दिया, लेकिन अपना कांग्रेस के कार्यकर्ता और जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पूरे देश की जनता 1923 के लाहौर अधिवेशन में पारित कर दिया था पूर्ण स्वराज। और 1929-30 में तो उसको मना लिया कि हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, हम लोग पूरा स्वतंत्र हो गए। और 26 जनवरी 1930 को पूरे जगह और सभाएं आयोजन कर दिया कि हम लोग अब पूर्ण स्वराज आजाद हो गए हैं, अंग्रेज की कोई बात नहीं मानेंगे। अपने आप में यह लोग सब कहने लगे। इसी कारण से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। समझ गए, इस संविधान तो बन के 49 में तैयार हुआ, लेकिन कुछ दिन क्यों रोका गया, क्योंकि यही दिन को याद करने के लिए, क्योंकि इसी दिन पूरे भारतीय लोग ने अपना देश को आजाद समझ लिए थे और तिरंगा झंडा फहराया गया था। आगे आइए, गांधी का समझौतावादी रुख क्या है यह भी देख लेते हैं। गांधी जी के समझौतावादी रुख क्या है यह समझिए। गांधी और अंग्रेजों के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 11 सूत्रीय मांग को लेकर एक समझौता रखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार द्वारा इसे पूरा किया जाने की स्थिति में आंदोलन को रोक दिया जाएगा। परंतु इरविन ने मांग को मानना तो दूर, गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया। तब गांधी जी ने एक अलग आंदोलन दांडी मार्च प्रारंभ कर दिया। देखिए दांडी मार्च प्रारंभ क्यों किया गया है गांधी जी के द्वारा, क्योंकि गांधी जी ने 11 सूत्री अपना मांग रखा था और इसको मांग को सरकार ने ठुकरा दिया। परंतु यह इरविन ने क्या किया, मांग मानने को दूर गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। जाओ नहीं मिलेंगे गांधी को, जो करना है कर ले। तो गांधी जी छोड़ने वाले थे, नहीं छोड़े। उन्होंने एक और आंदोलन स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है
दांडी मार्च। यह भी हम देखेंगे कि दांडी मार्च क्या है, ऐसा नहीं है कि वह छोड़ देंगे। दांडी मार्च क्या है उसको भी हम लोग बहुत विस्तार से देखेंगे, प्रेम से देखेंगे, प्रेम पूर्वक से देखेंगे। देखिए क्या देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। अब देखिए यह हम पढ़ लिए गांधीवादी रूप समस्या, इसके बारे में क्या क्या कार्यक्रम हुआ था वह देख लीजिए थोड़ा सा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित थे। कौन कौन काम कार्यक्रम चलाया जो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, उसमें आप देख लीजिए। नमक कानून को उल्लंघन कर खुद द्वारा नमक बनाने लगे, नमक कानून को उल्लंघन कर दिया, महात्मा गांधी खुद नमक बनाने लगा। सरकारी सेवाओं एवं शिक्षा केंद्र एवं उपाधियों को बहिष्कार किया, जो उपाधि अंग्रेज दिया वो सब लौटा दिया। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों को दुकानों में जाकर धरना दे दिया। समस्त विदेशी वस्तु को बहिष्कार करते हुए उन्हें जला भी दिया गया। वकील द्वारा अदालत का बहिष्कार कर दिया, अदालत करना छोड़ दिया। हर घर में चरखा द्वारा सूत काटा जाने लगा, चरखा द्वारा कपड़ा बनाने लगा। कानून तोड़ने की नीति अपनाई गई। सभी कार्यक्रम में सत्य एवं अहिंसा के सर्वोपरि स्थान दिया गया। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें झूठ की बात नहीं हो रहा था, न मारपीट का, एकदम सत्य और अहिंसा को ऊपर स्थान दिया गया है इस आंदोलन में। समझ गए, इसका मुख्य कार्यक्रम यही था इस सविनय आंदोलन का। समझ गए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे दांडी मार्च। अभी हम पढ़े थे, आपको यहाँ बताए थे दांडी मार्च क्यों हुआ था, आरंभ क्यों हुआ था। महात्मा गांधी ने जब इरविन को 11 सूत्री मांग मांगा तो उन्होंने मांग तो मानना तो दूर, गांधी जी से मिलने के इनकार कर दिया, कह जाओ गांधी को हम क्या मिलेंगे, छोड़ो। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन फिर चलाया, दांडी मार्च। अब हम लोग देखेंगे दांडी मार्च क्या है। जब इरविन नहीं माना है महात्मा गांधी के 11 सूत्री बात, तो दांडी मार्च में देखिए महात्मा गांधी ने क्या किया। महात्मा गांधी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों, मतलब महात्मा गांधी और उनके 78 गो जो बढ़िया बढ़िया था अनुयायी, उनके जो साथ रहने वाले थे, उनको लेकर 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से तट पर, साबरमती जहां बनाया है गुजरात में, वह तट पर, समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान तक चल दिया दम नामक स्थान तक यात्रा किया होगा, यात्रा किया। देखिए यह किया, पैदल यात्रा किया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान तक यात्रा किया और 24 दिनों में इन्होंने यात्रा कितना दिन किया, 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पद यात्रा कर गांधी जी गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर 5 अप्रैल को पहुंचा। देखिए अपना 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने 12 मार्च को चलना प्रारंभ किया और 5 अप्रैल को वहां पहुंच गया, 250 किलोमीटर की दूरी, समझ गए, पैदल। वहां पर लागू नामक कानून को 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ दिया। 6 अप्रैल 5 को पहुंचा और 6 को इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। हजारों नर नारी और बच्चे बूढ़े कानून को तोड़ने के लिए सड़क पर आ गए और संपूर्ण देश गंभीर रूप से आंदोलन में कूद गया कि हम अब महात्मा गांधी के बात को मानेंगे, महात्मा गांधी की बात सही कर रहे हैं महात्मा गांधी, और पूरा नमक कानून तोड़ दिया और पूरा बूढ़ा बच्चे महिला सब सड़क पर आ गए। अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए बहुत सारा कदम उठाए। देखिए ये हटा देते हैं, दबाने के लिए कदम उठाए और गांधी जी सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं उनके समर्थन में जेल में डाल दिया गया। अब गांधी जी को भी इसको इतना बड़ा काम किया, देश में लोगों को भड़काने के जुर्म में महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के बहुत बड़ा समर्थक नेता को सबको जेल में डाल दिया। आंदोलनकारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच जगह जगह जबरदस्त संघर्ष हुआ। जगह जगह क्या हुआ, जबरदस्त संघर्ष हुआ।
कानपुर जैसे नगरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हिंसा के इस विस्फोट से गांधी जी चिंतित हो उठे। वे आंदोलन के बिल्कुल अहिंसक ढंग से चलाना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी आंदोलन को किस तरह से चलाना चाहते थे? अहिंसक ढंग से। लेकिन कुछ गर्म दल का नेता रहता है तो थोड़ा हो ही जाता है, समझ गए? यही था नमक आंदोलन, दांडी मार्च, आप समझ सकते हैं, समझ गए? आगे हम आएंगे गांधी इरविन समझौता, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौते करने के लिए बाध्य कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना बढ़िया चला, अब अंग्रेज सरकार उताहुल हो गया कि महात्मा गांधी कहाँ है, बुलाओ, उनसे बात करेंगे, नहीं तो यह तो चौपट कर देगा। पूरे देश को अथी कर दिया है, जिससे महात्मा गांधी और अंग्रेजों के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, किसके बीच? लॉर्ड इरविन और गांधी जी के साथ। इसे ही गांधी इरविन समझौता जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कौन? गांधी इरविन समझौता को, यानी 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ था उसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। उसी दिन महात्मा गांधी सविनय आंदोलन को वापस कर लिया। सरकार ने भी गांधी जी व अन्य कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। सरकार ने क्या किया? उसी दिन कांग्रेस के नेता और गांधी जी सबको रिहा कर दिया। जब यह आंदोलन वापस कर लिया तो कांग्रेस के नेता को रिहा कर दिया और हिंसा के दोषी लोगों को छोड़कर आंदोलन में भाग लेने वाले सभी बंधुओं को रिहा कर दिया, सभी को रिहा कर दिया। और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। तब गांधी जी क्या हुआ? जब सबको छोड़ दिए बंदी को, तब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए हाँ कह दिया। अब देखिए, ये प्रमुख उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? तो देखिए, नमक बनाने में आजादी हमको दीजिए, गांधी जी का कहना था। भारतीय कैदी को रिहा कर दिया जाए, तो रिहा कर भी दिया गया। लूट के धन को वापस लिया जाए, वह वापस ले लिया गया। दमन चक्र की नीति को बंद करें, जो आप लोग दबा रहे हैं, मुझे जबरदस्ती यह काम करवा रहे हैं, वह सब दमनकारी योजना जो है बंद किया जाए। तो लगभग हद तक वह लोग, अंग्रेज भी समझने लगा कि अब हमको यह सब बात इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में आग भड़क चुका था राष्ट्रवाद का आग पूरे देश की जनता में, बूढ़ा बच्चा सब में, महिला में उठ चुका था। अब आप समझेंगे गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी भाग ले रहे थे। देखिए, गोलमेज सम्मेलन क्या है? नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों में यह एहसास हो गया था कि अब उसका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा। मतलब नमक यात्रा के कारण अंग्रेज को यह एहसास हो गया कि अब हमारा लग रहा है राज ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा और उन्हें भारतीय को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो यह लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इस लक्षण को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? यहाँ भारत में नहीं, लंदन में एकदम एक मेज पर चारों बगल से चारों सब आदमी बैठकर सम्मेलन करता है, उसी को हम लोग गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। जैसे एक टेबल है ना, बीच में गोल टेबल है, इधर के चारों बगल कुर्सी लगाकर बैठकर बात करना ही गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। यहाँ नहीं करेगा सम्मेलन, यह वो लंदन में करता है, समझ गए? उसी को गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। यहाँ देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या हुआ वह भी देख लीजिए। जब यह आंदोलन हुआ तो कुछ ना कुछ तो परिणाम निकला, तो क्या निकला यह देखिए। तो निम्नलिखित परिणाम है, आप लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3 करके रोमन में, समझ गए? या एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपको सही रहेगा। देखिए, इस आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक विस्तार पर बल दिया, राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक विस्तार पर बल दे दिया। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग राजनीतिकरण किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने को भी राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ दिया। इस आंदोलन में महिलाओं को भी जोड़ दिया, बच्चों को भी जोड़ दिया, बूढ़े को भी जोड़ दिया।
आंदोलन में आर्थिक बहिष्कार से अंग्रेजी को प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा। इसमें आर्थिक बहिष्कार किया गया था, इसलिए अंग्रेज को पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इस आंदोलन के दौरान बानर सेना और मंजरी सेना का गठन कर संगठन के नए तरीके का इस्तेमाल किया। इस आंदोलन में बानर सेना और मंजरी सेना का भी गठन किया गया था, जिसमें संगठन का इस्तेमाल करना भी भारतीय लोग सीख गया था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की। पहली बार इसी आंदोलन के कारण पूरा अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस से अपना बराबरी की बात किया, समानता की बात किया, नहीं तो कुछ बात नहीं करता था वो लोग। समझ गए? तो आगे आइए हम लोग पढ़ेंगे अब चंपारण सत्याग्रह क्या है। अपना ही राज्य के चंपारण जिले की यह कहानी है, यह हम लोग पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह क्या है, बिहार का है, घटना है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था। अब हम लोग बैक आ गए, फिर आगे जाएंगे, लेकिन पहले बैक आ जाइए, जो छूट गया था उसको भी देख लेते हैं। यही चंपारण 17 की बात है। अब 31 तक चल गए थे, 31 तक चल गए थे, लेकिन फिर 17 पर आइए, यह भी आपको देखना जरूरी था। समझ गए? तो अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में धान, गेहूं, मक्का की खेती करना चाहते थे, लेकिन गोरे जमींदार यानी अंग्रेज लोग जबरदस्ती नील की खेती कराने के लिए मजबूर कर दिया। 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया, जिसे 3 कट्ठा पद्धति कहा जाता है। यहाँ हुआ क्या था, बिहार में चंपारण में यहाँ का अंग्रेज कहता था तू 20 कट्ठा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा थोड़ा नील लगाना है, नहीं लगाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, थोड़ा मारेंगे, पीटेंगे, जेल भेज देंगे। तो यही था 3 कट्ठिया प्रणाली। तो इसमें महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। नील एक प्रकार से ऐसा फसल था जिसे खेत में लगे उस खेत को मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त कर कमजोर कर देता था। जैसे नील कोई किसान लगाता था ना, उसमें 2-3 साल तक खेत में कोई चीज दूसरा उपजता नहीं था, इसलिए किसान भागता था कि हम लोग नील नहीं लगाएंगे। अगर नील लगाते थे तो उसको दिक्कत हो जाता था। समझ गए? क्योंकि 2-3 साल तक उसमें कोई उपजाऊ नहीं उपजता था, लेकिन अंग्रेज तो उस पर दबाव दे था। इसके लिए भी महात्मा गांधी इसका सत्याग्रह किया। तो देखिए, किसानों की स्थिति एकदम दयनीय हो गया था, क्योंकि उसमें नील लगाकर तो खेत को बर्बाद कर दिया जाता था। बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे, जिसे देखकर चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल को न रहा गया और उसने जल्दी से गांधी जी के चंपारण बुलाया और गांधी जी के कहने पर अवैध वसूली 25% और 3 कट्ठिया प्रणाली को वापस लिया गया। और गांधी जी ने कहा अंग्रेज को कि देखिए, यह आप गलत कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेज जो है 25% जो वसूली कर रहा था और 3 कट्ठा में जो नील की खेती लगाने का था वह वापस ले लिया और बोला जिसको लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है तो कोई बाध्य नहीं है। और यह इसका आंदोलन सबसे पहला भारत में आंदोलन था, इसका यह सफल हो गया। समझ गए महात्मा गांधी के? तब इसी के बाद लगातार आंदोलन आने लगा। समझ गए? यह तो कहने पर ही मान गया। और दूसरा आंदोलन था खेरा आंदोलन, यह भी आप समझिए महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। 1917 ईस्वी में अधिक बारिश होने से खरीफ की फसल को व्यापक नुकसान हुआ था। गुजरात के खेरा जिले में किसान ने कर माफी का आग्रह किया, लेकिन सरकार ने माफी को अस्वीकार कर दिया। देखो हुआ क्या था, 1917 ईस्वी में अधिक बारिश हुआ, जिसमें खरीफ फसल जो है ने सब नुकसान हो गया, लेकिन सरकार ने बोला कर दो, नुकसान हो गया तू जानो, हम उसको माफ नहीं करेंगे। अब समझिए, फसल हुआ नहीं तो कहां से देगा किसान। जैसे ही किसान को गांधी जी को सूचना मिली कि खेरा के किसान को भारी संकट में है, तो फसलें नष्ट हो गई है, फिर भी उन्हें कर वसूली जा रही है, तो गांधी जी ने जांच कराई तो पता चला कि किसानों की मांग सही है, किसानों की मांग सही है। नियम के मुताबिक लगान काफी प्रावधान नहीं है, नियम के मुताबिक लगान का कोई प्रावधान नहीं है। जब फसल ही नहीं हुआ तो लगान किस बात का। गांधी जी ने फौरन खेरा पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन अधिकारी सुनने तक की
तैयार नहीं हुआ, तब गांधी जी ने 22 जून 1918 को सत्याग्रह का आह्वान किया, जो 1 महीना तक जारी रहा। इसी बीच रबी की फसल अच्छी होने के और सरकार द्वारा दमनकारी उपाय समाप्त करने से गांधी जी का सत्याग्रह समाप्त करने का भी घोषणा कर लिया। लेकिन वह क्या हुआ, वो 22 जून 1918 को यहाँ सत्याग्रह का आह्वान किया और जो 1 महीना चला और तब जाकर अंग्रेज ने उस बात को माना और किसान की स्थिति भी सुधर गया, क्योंकि रबी फसल बहुत सुंदर हो गया था, इसलिए किसान की भी स्थिति सुधर गया और यह बात भी मान गया कि आपको अब यह कर नहीं देना है। समझ गए? आगे आइए, अब हम पढ़ेंगे मोपला विद्रोह। यह भी आपको पढ़ना है। मोपला विद्रोह से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान है, यह पढ़िए। 1921 ईस्वी में मुसलमान और हिंदू जमींदारों के बीच केरल के मालाबार तट पर, केरल हम लोग चल गए हैं, केरल के मालाबार तट पर एक विद्रोह हुआ था जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मोपला मुसलमान थे। मोपला कौन थे? मुसलमान थे। मुसलमानों पर लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रण कर तरह तरह का अत्याचार किया गया, जिसके विरोध में किसान ने सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिया। इस परिस्थिति को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई, जिसमें 10,000 लोगों की मौत हो गई और 50,000 लोगों को बंदी बना दिए गए। इस विद्रोह का समर्थन गांधी जी, शौकत अली तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी किया था। समझिए, मोपला विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया था। देखिए अंग्रेज का दमनकारी नीति कहाँ कहाँ है, पूरे भारत में दमनकारी नीति इनका था। आगे पढ़िए, बारदोली सत्याग्रह क्या है, यह भी आप पढ़ लीजिए। फरवरी 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली के वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान द्वारा लगान वृद्धि के विरोध में चलाया गया सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह कहलाता है। मतलब बारदोली गुजरात में है, वहां वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान ने वहां पर क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसे बारदोली सत्याग्रह कहा गया। लगान वृद्धि के विरुद्ध लगान वृद्धि कर दिया था कि तू अब लगान 10 रुपया है तो 15 रुपया लगान देगा, वही बारदोली सत्याग्रह था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। उन्हें किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं को भी उन्हें उसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। अगस्त में महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला। अगस्त में फिर से महात्मा गांधी ने संभाल लिया। फलस्वरूप सरकार को एक नई जांच समिति का गठन करना पड़ा और सरकार द्वारा लगान की दर में कमी किया गया। जब महात्मा गांधी भिड़ गया तो सरकार को लगान में कमी करना पड़ा, बस आंदोलन समाप्त हो गया। यही था बारदोली सत्याग्रह। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, AITUC क्या है। AITUC क्या है, बहुत आसान से आप पढ़ सकते हैं। इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जिसका स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में किया गया था, जिसमें प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और सचिव जमना लाल बजाज था। जिसका अध्यक्ष कौन था? प्रथम लाला लाजपत राय था और सचिव था जमना लाल बजाज था। उद्देश्य क्या था? किसानों एवं मजदूरों को समस्या का समाधान करना। AITUC क्या था? किसानों और मजदूरों को समस्या का दूर करना था। अब 1920 ईस्वी में स्थापना हुआ था। लाला लाजपत राय अध्यक्ष था, सचिव था जमनालाल बजाज, याद रखेंगे। 1922 ईस्वी में कि गया अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें शामिल हुए थे नरम दल के नेता। देखिए, असहयोग आंदोलन के बाद सन 1922 ईस्वी में गया के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्से में बट गया, इसलिए पढ़ना है। कांग्रेस क्या हो गया? 2 हिस्से में बट गया। एक को परिवर्तनवादी यानी गरम दल और दूसरे को अपरिवर्तनवादी यानी नरम दल के नाम से जाने लगा, जिसमें नरम दल में महात्मा गांधी भी थे, इसलिए यह पढ़ना है। गया अधिवेशन प्रत्येक साल कांग्रेस के अधिवेशन होता था दिसंबर महीना में, तो इसमें एक गया अधिवेशन 1922 में हुआ। उसमें यह जो है कांग्रेस में 2 भाग में बट गया, एक गरम दल एक नरम दल में बट गया, जिसमें नरम दल में भी महात्मा गांधी थे। समझ गए? आगे आइए, जतरा भगत
पर टिप्पणी लिखे, यानी जतरा भगत कौन था उस पर कुछ लिख दीजिएगा बहुत अच्छा से कि जतरा भगत उर्फ जतरा उराव का जन्म सितंबर 1888 ईस्वी में झारखंड के गुमला जिले के चिरागी नवा टोली गांव में हुआ था, याद रखेंगे। जिसके पिता का नाम कोदल उराव और मां का नाम लिबरी था। 1912-14 में इन्हें ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने तथा कूली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया। यह 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलाड से प्रेरित औपनिवेशिक और सामंत विरोधी धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। समझ गए। यह बहुत सा काम अच्छा किया सरकार के, देखिए लगान, सरकारी टैक्स भरने और कूली से रूप में मजदूरी करने पर भी मना कर दिया। असहयोग के आंदोलन भी किया इन्होंने, क्या ब्रिटिश राज में जमींदारी के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिए। मतलब कि देश में राष्ट्रवाद के जगाने में इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान था जतरा भगत, जो कि झारखंड के थे, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अब आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके उद्देश्य क्या था, यह 1885 में हुई। इसका क्या उद्देश्य था यह हम लोग पढ़ लेंगे बहुत आसानी से। अब बहुत कम समय में आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त होने वाले हैं, मात्र 4-5-7 स्लाइड है, आप बस समाप्त हो जाएगा। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कोई भी संस्था नहीं थी, फिर भी लोगों का विकास किया जा रहा था तथा एल्बर्ट बिल, शस्त्र अधिनियम और भारतीय लोगों की प्रक्रिया की देखते हुए एक राजनीतिक संस्था का गठन का अभाव हुआ और 1884 ईस्वी में ए.ओ. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। इस संघ के अधिवेशन को घोषणा पहले पूना में किया गया था। समझ गए। इस संघ की अधिवेशना सबसे पहले कहां किया गया था, पूना में किया गया था, परंतु अचानक प्लेग रोग फैल जाने के कारण इसकी बैठक गोकुलदास संस्कृत तेजपाल कॉलेज मुंबई में किया गया था। देखिए, इसका बैठक सर्वप्रथम कांग्रेस की कब हुआ था, गोकुलदास संस्कृत तेजपाल कॉलेज मुंबई में किया गया था, यहीं पर कांग्रेस की स्थापना हुई और अंततः 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी और सचिव A.O. ह्यूम थे। समझ गए। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, वो 1885 में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था यह भी आप देख लीजिए। भारत के लोगों को भाईचारा के संबंध स्थापित करना था, धर्म, वंश, जाति का भेद मिटाना था, भेदभाव मिटाना था, समाज का कल्याण करना था, एकता एवं अखंडता का स्थापित करना था। यानी माने तो बहुत सुंदर सुंदर काम करना था, यानी शिक्षा का भी प्रसार करना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य। समझ गए। यह अंग्रेजों की सहमति से स्थापना की गई थे। अब हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना और इसका उद्देश्य क्या था यह देखेंगे। स्वराज पार्टी ओब्लिक दल क्या था, पार्टी ओब्लिक दल क्या था, इसके उद्देश्य को लिखें तो हम लिखेंगे 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, यानी गांधी थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया था जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास, क्योंकि वही दोनों मिलकर किए थे, और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। ठीक इसके पहले असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन के बाद यह पार्टी का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख कारण क्या था, चौरी चौरा कांड था। इसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जेल में चला दिया, जिंदा
थाना में जला दिया गया था, यहाँ थाना में होना चाहिए, थाना में जला दिया गया था। इस पार्टी को प्रस्ताव को कांग्रेस अधिवेशन 1924 ईस्वी में पेश किया गया था, जो असफल साबित हुआ। इसके कांग्रेस नेताओं को दिल पर गहरा चोट पड़ा। इसमें कांग्रेस नेताओं के दिल पर भी यह स्थापना से गहरा चोट पड़ा। इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति, सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगों को पूर्ति करना, 1919 ईस्वी में सुधार अधिनियम को समाप्त करना। 1919 ईस्वी में जो सुधार अधिनियम लाया गया था अंग्रेज के द्वारा, उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। आगे हम छोड़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। अब आपका चैप्टर लास्ट होने वाला है, तो हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से आप लोग क्या समझते हैं, यह पढ़ेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसका एक ही लक्ष्य था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का मिटाना। जिसका एक ही लक्ष्य था, भारत को ब्रिटिश सरकार से भगा देना है या मिटा देना है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया। देखिए, इसमें सोच लिया वो हिंसक के पुजारी था, लेकिन अंग्रेज जब नहीं मानने लगा तो बोला अब अंग्रेज तोरा अंग्रेजवान नहीं छोड़ेंगे। अब हम भी बोलते हैं कि करो, या तो आजाद करो या तो मुझे मारो, लेकिन अब तू भाग जाओ, अब नहीं यहाँ रहो। समझ गया? इसमें 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा हजारों हजार की संख्या में मौत हुई। यह आंदोलन में लगभग 60,000 लोग को गिरफ्तार किया और हजारों लोग की मौत हो गई है आजादी दिलाने में। समझ गए? तो गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन से आप लोग क्या समझते हैं, इसका क्या योगदान है, यह भी आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी क्या काम किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार में, उसको लिख दीजिएगा। अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें बिहार और बंगाल के किसानों अपने खेतों में धान, गेहूं, मक्का खेती करना चाहता था, लेकिन गोरे जमींदार यानी अंग्रेज लोग ने जमीन जबरदस्ती नील की खेती कराने के लिए मजबूर कर दिया। 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। यह हम आपको बता दिए थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में वैसा है तो हम फिर से आपको बता ही रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो मतलब कहा, गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आप क्या योगदान था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में इतने योगदान था, ये पहला योगदान था, इसमें बहुत ज्यादा योगदान था। समझ गए? इसीलिए आप 1-2 आंदोलन लिख दीजिएगा, सब तो लिख नहीं पाइएगा। तो नील के इस प्रकार के ऐसे फसल था जिसे खेत में लगे हुए खेत को मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त कर देता था, कमजोर कर देता था। किसानों की स्थिति एकदम दयनीय हो गया था। बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे थे, जिसे देखकर राजकुमार शुक्ल को न रहा गया और उसने जल्दी से महात्मा गांधी जी को बुलाया और गांधी जी के कहने पर अवैध वसूली 25% और 3 कठिया प्रणाली को वापस ले लिया गया अंग्रेज के द्वारा। दूसरा, इन्होंने कौन महत्वपूर्ण आंदोलन किया? तो दांडी मार्च किया। तो 22 मार्च, देखो महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कितना राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण किया उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपको। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा चलाए गए साबरमती आश्रम से एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च कहा जाता है। गांधी जी ने दांडी तट पर पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और अंग्रेजों से कह नमक पर जो टैक्स लगाया हो उसे वापस कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, और वापस भी कर लिया गया। समझ गए? आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में उन्होंने चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1946 ईस्वी में इसी ने उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था और आजादी भी मिल गया था। तो 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसका एक ही लक्ष्य था, भारत को से ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। इसे 60,000 लोगों को, इस आंदोलन में 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और तथा हजारों की संख्या में मौत हो गई थी। इसी के बाद जो मेरा देश आजाद हो गया था 1947 में। समझ लीजिए, यह चौथा चैप्टर आपके लिए रामबाण इलाज है। अगर चौथा चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेते हैं
तो अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी चैप्टर से देखने की मिलेगा। और मैं आपको बहुत कम समय में, अगर पहले से पढ़े हैं तब पर भी, नहीं पढ़े हैं तब पर भी, मात्र 1.5 घंटा में आपका पूरा यह चैप्टर समाप्त कर दिया। और इसी के साथ यह वीडियो भी समाप्त करते हैं। जय हिंद।